नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है CS303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट जो कि यूनिक्स एंड एन इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यूनिक्स क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसकी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अपॉन कंप्लीटिंग दिस यूनिट you should be able to understand the following: what is an operating system, history of Unix, operating system Unix architecture, more features of Unix, Unix flavors and Linux flavors। ये लेक्चर जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, यूनिट जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूनिक्स की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, यूनिक्स का क्या आर्किटेक्चर है, यूनिक्स कितने प्रकार के यूनिक्स अभी हमारे पास में अवेलेबल्स हैं और लाइनक्स के कितने वर्जन्स एट प्रेजेंट काम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is an interface between users and the hardware it take care of। हमारे पास में हार्डवेयर के रूप में एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर मशीन होती है जिसमें सभी प्रकार के हार्डवेयर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, CPU, प्रिंटर। इन सभी को हमें जब रन करना होता है उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और जो सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों को यूज़र से कनेक्ट करता है और हमें उनको उपयोग में लेने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करता है जो कि हार्डवेयर को यूज़र से जोड़ता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सही तरीके से हार्डवेयर को उपयोग में नहीं ले सकते। हार्डवेयर को हमें आसानी से और सही तरीके से पूर्ण उपयोग में लेते हुए उसे काम में लेना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज मैनेजमेंट का भी काम करता है। हमारे पास प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, रोम ये होती है और इसके अलावा हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, इन तरह के फॉर्म्स में हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी भी अवेलेबल होती है। इन दोनों ही तरह की मेमोरीज़ को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे बेसिक कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कई तरह के लगे होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर। इस सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट रखना और उनकी इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, उनके डेटा को, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। अब हम बेसिक हिस्ट्री देखेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहले 1969 में AT&T बेल लैब्स, जो कि USA अमेरिका में है, वहाँ पे UNICS सिस्टम डिज़ाइन किया गया कैन थॉम्सन और डेनिस रिची ने। 1979 में UNICS को फाइनली यूनिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। 1973 में जो कि यूनिक्स बन चुका था उससे वापस पुनः रीराइट किया गया C लैंग्वेज में, जिससे इसे अलग अलग हार्डवेयर में
काम लिया जा सके, उसकी पोर्टेबिलिटी बन जाए, जिससे वो अलग अलग हार्डवेयर्स में भी काम में लिया जा सके। 70 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कई इम्पोर्टेंट फीचर्स जोड़े यूनिक्स में, जैसे VI एडिटर, C शेल एक्सेट्रा। 1982 में AT&T ने ही वापस कॉमर्शियल प्रोडक्शंस शुरू किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाद के 80 के दशक में AT&T ने SVR4 यूनिफिकेशन ऑफ SV 3.0 BSD Sun OS Xenix अलग अलग प्रकार के वर्जन्स जो हैं यूनिक्स के, उन्हें मार्केट में रिलीज़ किया। 1991 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस टॉरवाल्ड्स ने लाइनेक्स निकाला। 1990s में POSIX स्टैंडर्ड MIT इंट्रोड्यूस में X विंडोज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे ही जो टर्म्स या जो नाम हमने काम में लिए हैं, सन OS, Xenix, लाइनेक्स, POSIX, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स आधारित ही हैं और इन्हें अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय में रिलीज़ किया गया, लेकिन ये सारे ही बेसिकली यूनिक्स आधारित ही हैं। यूनिक्स को केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने बनाया था, और डेनिस रिची ने ही 1973 में पूरे बने हुए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट किया C लैंग्वेज में, जिससे इसे अलग अलग हार्डवेयर में उपयोग में लेने की पोर्टेबिलिटी हमें प्राप्त हो सके। अब हम यूनिक्स का आर्किटेक्चर देखते हैं। इसमें कर्नेल और शेल दो प्रकार की हम डिस्कस करेंगे। सबसे अंदरूनी जगह पर वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोल या उसको यूज़ में लाने के लिए हम काम में लेते हैं शेल, कर्नेल काम में लेते हैं। कर्नेल के ऊपर कमांड्स देने के लिए हम काम में लेते हैं शेल, और शेल को कमांड्स देता है यूज़र। तो बेसिकली इसका जो सिस्टम फॉलो होगा, यूज़र कमांड्स देगा शेल को, शेल उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके कर्नेल में प्रोसेस करेगा, और कर्नेल उसे हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। Though there are over 1,000 commands on the system, they all use a handful of functions called system calls to communicate with the kernel. अब जो भी हम कमांड्स हम काम में लेते हैं, ऐसी खूब सारी ढेर सारी लगभग 1000 प्रकार की कमांड्स हैं जो कि सिस्टम को यूज़ लेने में काम में आती हैं, लेकिन कुछ विशेष फंक्शंस ही हैं जिन्हें हम सिस्टम कॉल कहते हैं। उन्हीं सिस्टम कॉल्स के द्वारा हम कर्नेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। All Unix flavors use the same system calls and are described in the POSIX specification. जितने भी प्रकार के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सभी एक ही प्रकार के सिस्टम कॉल्स को काम में लेते हैं, और जो POSIX स्पेसिफिकेशन है उसमें इन सभी सिस्टम्स कॉल्स को स्पेसिफाई किया गया है। अब हम देखेंगे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के अलग अलग फीचर्स जो हैं वो हमारे पास में उपलब्ध हैं। सबसे पहले इसमें हायरार्किकल फाइल सिस्टम है। जो भी फाइल्स हैं ऑर्गेनाइज्ड की गई हैं, उन्हें एक हायरार्की में अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करके उन फाइल्स का आर्किटेक्चर डिसाइड किया गया है। ये पूरा फाइल सिस्टम लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है, जिससे हम हायरार्किकल फाइल सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से हमारा तात्पर्य है कि अलग अलग कई प्रकार की टास्क एक साथ एक ही सिस्टम पे रन हो सकती हैं।
उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो फीचर अवेलेबल है वो है मल्टी यूज़र। एक ही मशीन के ऊपर अलग अलग यूज़र अलग अलग काम कर सकते हैं, और शेल और कर्नेल के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि सारे ही यूज़र्स के जो भी टास्क्स हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएं और किसी और यूज़र को दूसरे यूज़र से किए जाने वाले टास्क से ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो। बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच काम में ली गई है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। पैटर्न मैचिंग जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए की जाती है, ये फीचर भी हमारे पास यूनिक्स में अवेलेबल है। यूनिक्स के टूल किट्स जैसे एप्लीकेशंस, RDBMS, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, ये भी हम यूनिक्स में हमारे पास में अवेलेबल रहती है। इसके साथ ही प्रोग्रामिंग फैसिलिटी भी है यूनिक्स में, जिसके को उपयोग में लेते हुए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और पूरे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वेल डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जिससे यूज़र किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को, फंक्शनैलिटी को अगर देखना भी चाहता है तो उस फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हमारे पास में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि कई सारे प्रकार के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ हैं डिजिटल यूनिक्स, आइरिक्स, SCO ओपन सर्वर, SCO यूनिक्सवेयर, IBM AIX, HP UX, सन सोलरिस। तो ये कई प्रकार के यूनिक्स हैं, और कुछ कंपनीज़ जैसे IBM, HP या सन द्वारा बेसिक यूनिक्स के आर्किटेक्चर में ही कुछ और फीचर्स जोड़ करके उन्होंने अपना खुद का यूनिक्स का वर्जन तैयार किया है, जो कि उसमें और कंपनी के अनुसार कुछ और सुविधाएं और फीचर्स को ऐड किया गया है। अब क्लोन ऑफ यूनिक्स, जिससे लाइनेक्स भी कहते हैं, ये यूनिक्स और लाइनेक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। लाइनेक्स जो है वो एक यूनिक्स का क्लोन ही है। उसके भी अलग अलग वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि रेड हैट, कैल्डर्स, सूजे, मैंड्रेक, डेबियन। इसके अलावा उबुंटू भी बहुत पॉपुलर लाइनेक्स का वर्जन है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनेक्स और यूनिक्स के वर्जन्स कौन कौन से हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। थैंक यू।